डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट इसमें जो हम देखेंगे वो है हमारी सैम्पल प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को हम चेक करने की कोशिश करते हैं। इसमें हमें क्या दिया गया है, ए कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 3 किलोग्राम। एक कांस्टेंट फोर्स है जो किसी बॉडी पे लग रहा है और बॉडी का मास आपको कितना गिवन है, 3 किलोग्राम का मास उस बॉडी का गिवन है। चेंजेस इट्स स्पीड फ्रॉम, इसकी जो स्पीड है वो कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है, 2 मीटर पर सेकंड से 3.5 मीटर पर सेकंड इन 25 सेकंड। ठीक है, तो बॉडी का जो मास गिवन है वो 3 किलोग्राम है। तो इस पर कोई कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, तो वो फोर्स जो है इस बॉडी की स्पीड को चेंज कर रहा है। तो पहले जो उसकी स्पीड थी वो कितनी थी आपकी, 2 मीटर पर सेकंड, और फाइनल स्पीड कितनी हो गई आपकी 3.5 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना दिया गया है 25 सेकंड। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है इसमें फिर दिया गया है आपको द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी रिमेन्स अनचेंज, यानी कि बॉडी की डायरेक्शन में कोई भी चेंज आपका नहीं हुआ है। तो फिर क्या फाइंड आउट करना है हमें, क्या कैलकुलेट करना है इसमें हमें, कैलकुलेट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो इसमें हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है और फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है। तो सिंपल है, इसमें हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिंपल है, ये आपको m की वैल्यू कितनी गिवन है, m जो है वो आपको 3 किलोग्राम गिवन है। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है आपको 2 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी कितनी गिवन है आपको 3.5 मीटर पर सेकंड, और टाइम गिवन है आपको 25 सेकंड। तो सारा ही जो है वो आपका SI यूनिट में है। ठीक है, तो अब हमें फोर्स निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला चाहिए, F इजिकल टू ma। हमें पता है किसी भी बॉडी पे लगने वाला फोर्स जो होता है वो F इजिकल टू ma होता है। तो m तो हमें पता है 3 किलोग्राम है, लेकिन हमें एक्सेलेरेशन नहीं पता। तो एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला हमें पता है v माइनस यू बाई टी। ठीक है, तो v जो है आपकी फाइनल स्पीड है, तो इसकी जगह हम क्या पुट कर लेंगे 3.5, माइनस u की जगह हम क्या पुट करेंगे 2, और टाइम की वैल्यू कितनी है आपकी 25। ठीक है, तो यहाँ से एक्सेलेरेशन निकल आएगा आपका। इसको सोल्व करके जो एक्सेलेरेशन की वैल्यू आएगी, ठीक है, वो एक्सेलेरेशन की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो फिर हम F इजिकल टू ma वाला पूरा निकालेंगे। इसको इकट्ठा सोल्व करके हमारे फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी 0.18 न्यूटन। तो ये हमारे फोर्स की वैल्यू आएगी। तो हमने फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। ठीक है, तो उसने कहा है कि अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाने के बाद भी, कांस्टेंट फोर्स लगाने के बाद भी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है बॉडी की वो चेंज नहीं होती, तो जो फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी, फोर्स की डायरेक्शन आपकी वही होगी जो आपके डायरेक्शन ऑफ मोशन की होगी। ठीक है, तो जिस मोशन में, जिस डायरेक्शन में आपका मोशन हो रहा है बॉडी का, उसी डायरेक्शन में आपका फोर्स होगा, क्योंकि फोर्स लगाने के बाद भी उसके डायरेक्शन में कोई चेंज आपका नहीं आ रहा है। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया, क्योंकि हमसे दो चीज़ें पूछी गई थी कि फोर्स का मैग्नीट्यूड बताओ और फोर्स की डायरेक्शन बताओ। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल लिया, 0.18 न्यूटन आएगा, क्योंकि इसमें, और जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, द फोर्स मस्ट बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्योंकि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो आपकी इंक्रीज़ हो रही है। पहले ये आपकी 2 थी, अब ये बढ़ के कितनी हो रही है आपकी 3.5, यानी कि फोर्स लगाने के बाद वेलोसिटी जो है वो आपकी चेंज हो रही है। इसका मतलब एक्सेलेरेशन जो है वो आपका पॉजिटिव है। तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब कि दोनों जो हैं वो आपके सेम डायरेक्शन में है। तो जो फोर्स है और जो आपका वेलोसिटी क्योंकि इंक्रीज़ हो रही है, तो दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो आपकी सेम होगी। ठीक है, तो वेलोसिटी और जो फोर्स हैं वो दोनों आपके, फोर्स और एक्सेलेरेशन दोनों जो हैं वो आपके सेम डायरेक्शन में, तभी वो एक्सेलेरेशन तभी आपका पॉजिटिव होता है जब आपकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है। तो यहाँ पे इस केस में वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, तो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंसीक्वेंसेस ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो कंसीक्वेंसेस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कंसीक्वेंसेस का मतलब होता है यहाँ पे सिग्निफिकेंस। तो कंसीक्वेंसेस का मतलब होता है यहाँ पे सिग्निफिकेंस। कंसीक्वेंसेस मीन्स सिग्निफिकेंस। तो कंसीक्वेंसेस ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हम यहाँ पे देखेंगे कि जो आपके न्यूटन का सेकेंड लॉ होता है उसके क्या क्या आपके सिग्निफिकेंस होते हैं। क्या क्या सिग्निफिकेंस का मतलब कि उनसे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है,
क्या क्या जानकारी वो हमें देता है, यानी कि उसका क्या क्या इम्पोर्टेंस है, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं सिग्निफिकेंस का मतलब कि इसका क्या क्या इम्पोर्टेंस होता है और क्या क्या इसका सिग्निफिकेंस होता है। तो इसको हम कहते हैं कंसीक्वेंसेस। ठीक है, तो कंसीक्वेंसेस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो देयर फॉलोइंग आर सम ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट कंसीक्वेंसेस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इसमें क्या दिया गया है, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी मूविंग यूनिफॉर्मली अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि कोई भी बॉडी अगर आपकी, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी यूनिफॉर्मली अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब क्या है कि कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्मली आपकी अलोंग द स्ट्रेट लाइन है तो कोई भी फोर्स उसमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो कोई भी बॉडी अगर आपकी यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है, इसका मतलब क्या है कि उसकी वेलोसिटी जो है वो आपकी कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म का मतलब है कि वेलोसिटी आपकी यूनिफॉर्म है, इसका मतलब कि वेलोसिटी ना तो आपकी इंक्रीज़ हो रही है, वेलोसिटी ना ही आपकी डिक्रीज़ हो रही है। तो वेलोसिटी आपकी यूनिफॉर्मली का मतलब है कि वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है। जब भी आप स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्मली मूव करते हो तो वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट होती है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने निकाली, वो किसके बराबर होती है, dv/dt। तो अगर कांस्टेंट का हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो किसके बराबर आएगा, आपका 0 के बराबर। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसका मतलब ना तो वेलोसिटी आपकी बढ़ रही है ना वेलोसिटी आपकी घट रही है, वो सेम वैल्यू पे आपकी है। तो उस केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आती है, 0। और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें क्या कहता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमें क्या पता है, F=ma। ठीक है, तो अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है तो फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी, 0। तो यानी कि अगर कोई बॉडी आपकी, अगर किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है तो उस पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स भी क्या है, 0 है। तो यही यहाँ पे बताया गया आपको। ठीक है, कि अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्मली आपकी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, इसका मतलब वहाँ पे कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो आपकी 0 है। और अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होती है तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से F की वैल्यू भी क्या होगी, आपकी 0 होगी। और F की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आपको नहीं चाहिए। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमें क्या पता चला, ये आपका सेम वही है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपको ये कहता है कि कोई भी बॉडी अगर आपकी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहती है। इसका मतलब उस पर लगने वाले जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेज हैं उनका सम जो होता है वो 0 के बराबर होता है, यानी कि उसको मूव करने के लिए कोई भी एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड नहीं होता। सेकंड फिर इसमें दिया गया सेकंड सिग्निफिकेंस है ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, एक्सेलरेटेड मोशन इज ऑलवेज ड्यू टू एन एक्सटर्नल मोशन। ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन जो होते हैं दैट ऑलवेज ड्यू टू एन एक्सटर्नल फोर्स। अभी तो हमने देखा कि जो आपका अनएक्सेलरेट यानी कि कांस्टेंट 0 एक्सेलरेशन के लिए कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आपको नहीं लगाना पड़ता, ये अभी अभी हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा है। तो सेकंड पॉइंट हमें क्या बता रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन इज़ ऑलवेज ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। यानी कि जो भी एक्सेलरेटेड मोशन होता है, एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या है कि वेलोसिटी आपकी बढ़ भी सकती है, वेलोसिटी आपकी कम भी हो सकती है। और वो तभी होगा जब आप कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे। तो किसी भी एक्सेलरेशन अगर हमें प्रोड्यूस करना है, या तो वेलोसिटी को इंक्रीज़ करना पड़ेगा या वेलोसिटी को डिक्रीज़ करना पड़ेगा। तो अभी हमने देखा कि अगर वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जो होता है वो 0 होता है और फोर्स की वैल्यू भी 0 होती है। तो सेकंड पॉइंट में ये क्या बता रहा है कि अगर वेलोसिटी को इंक्रीज़ करना है या वेलोसिटी को डिक्रीज़ करना है तो उसके लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका एक्सटर्नल फोर्स हो सकता है। फिर इसमें दिया गया है कि द मोशन ऑफ ए बॉडी मे बी एक्सेलरेटेड अंडर द फॉलोइंग 3 कंडीशन, कि किन्हीं भी 3 कंडीशंस में बॉडी जो है वो एक्सेलरेशन जो है बॉडी का वो चेंज हो सकता है। ठीक है, तो मोशन ऑफ द बॉडी मे बी एक्सेलरेटेड अंडर द 3 कंडीशन। तो जो बॉडी का एक्सेलरेशन है वो इन 3 कंडीशन के अंदर चेंज हो सकता है। कौन कौन सी कंडीशन है, नंबर 1, या तो हम उसकी स्पीड को चेंज कर दें। तो अगर हम स्पीड को चेंज कर देंगे तो डेफिनेट है कि उसका जो एक्सेलरेशन है वो आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड पॉइंट उसने क्या कहा है कि या हम उसके डायरेक्शन को चेंज कर दें। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो फोर्स भी आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड केस क्या है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी में चेंज, या हम उसकी वेलोसिटी को चेंज कर दें। तो या तो फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या दिया है कि बॉडी के एक्सेलरेशन को चेंज करने के 3 तरीके होते हैं, या तो हम उसकी स्पीड को चेंज कर दें। बॉडी की स्पीड को चेंज करने से, अगर हमें बॉडी की स्पीड को चेंज करना है
तो हमें फोर्स को लगाना पड़ेगा इन द डायरेक्शन एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन। यानी कि अगर हमें स्पीड चेंज करनी है तो फोर्स को हमें या तो ऐसे लगाना पड़ेगा या फिर हमें ऐसे लगाना पड़ेगा। तो इस केस में जो है फोर्स की स्पीड चेंज होती है। और अगर हमें बॉडी की डायरेक्शन को चेंज करना है तो फोर्स को हमें कैसे लगाना पड़ेगा, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यानी कि अगर बॉडी ऐसे जा रही है तो फोर्स को हमें उसके परपेंडिकुलर लगाना पड़ेगा उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। इसके बाद क्या है, वेलोसिटी को अगर हमें चेंज करना है तो ये मान लो वेलोसिटी है, तो इस पर जो फोर्स लगाना है वो हमें किसी भी एंगल पे लगाना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं। तो ये आपके अलग अलग मेथड हैं एक्सेलेरेशन को प्रोड्यूस करने के। नेक्स्ट इसी में थर्ड सिग्निफिकेंस जो आपका दिया गया है, थर्ड सिग्निफिकेंस हमें क्या बता रहा है कि जो आपका न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है उससे आप फोर्स को मेज़र कर सकते हो। ये तो अभी हमने देखा ही है कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन ने हमें क्या बताया कि जो F इजिकल टू एम ए होता है और ए जो होता है, तो ए को हम क्या लिख सकते हैं, dv/dt भी लिख सकते हैं। तो ये अभी हमने देखा कि अगर हमें किसी भी बॉडी का मास पता है और अगर हम उसके वेलोसिटी में चेंज को फाइंड आउट कर लें तो हम जो है किसी भी बॉडी पे लगने वाले फोर्स को निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम इन दोनों को मेज़र करके किसी भी बॉडी पे लगने वाले फोर्स को मेज़र कर सकते हैं। तो ये अभी हमने देखा। नेक्स्ट फिर पॉइंट नंबर 4 है कि जो आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो होता है वो आपका एक वेक्टर लॉ होता है। यानी कि फोर्स को जो है हम 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट। ठीक है, तो फोर्स जो होता है वो आपका वेक्टर होता है, तो इसको आप 3 कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हो। तो पहला कंपोनेंट हो गया आपका एफ एक्स। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया जो पहला कंपोनेंट है आपका एफ एक्स, उसको फिर आप पी का भी कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, मोमेंटम का भी एक्स कंपोनेंट हो जाएगा, d/dt। और इसको हम क्या लिखेंगे, फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का भी कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, यहाँ पे एक्स कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्स का जो एक्स डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है वो किसके बराबर आ जाएगा आपका m इंटू एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे फिर ये y कंपोनेंट लिखा हुआ है कि जो फोर्स का y कंपोनेंट आएगा, फोर्स का जो y कंपोनेंट आएगा वो किसके बराबर आएगा, m मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का भी y कंपोनेंट आएगा। सिमिलरली अगर आप फोर्स का z कंपोनेंट लिखो तो वो भी किसके बराबर आएगा, मास इनटू z कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। तो इस तरीके से जो फोर्स है उसको हम 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो होता है ये आपका वेक्टर लॉ होता है। ठीक है, इसको आप 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हो। इसमें फिर दिखाया गया है, इट मीन्स इफ फोर्स इज नॉट पैरेलल टू द वेलोसिटी ऑफ बॉडी बट मेक्स सम एंगल, then force changes only the component of velocity along the direction of force। ठीक है, the component of velocity normal to the direction of force would remain unchanged। तो वो कह रहा है कि यहाँ पे मान लो कोई फोर्स आपका ऐसे दिया गया है, कोई फोर्स आपका ऐसे है, ये कोई फोर्स है। ठीक है, तो और यहाँ पे भी मान लो ये वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट है और यहाँ पे भी मान लो ये कोई वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है। तो फोर्स जो है, ठीक है, तो मान लो इसको हमने, फोर्स जो है आपका इसी डायरेक्शन में लग रहा है, मान लो एफ ऑफ एक्स। तो हमने यहाँ पे देखा कि फोर्स जो है, अगर हम इसको इस तरीके से देखें, यहाँ पे मान लो ये कोई आपकी वेलोसिटी है, ये आपकी वी एक्स है और ये आपकी वी वाई है। तो फोर्स जो है कि आपका इस डायरेक्शन में लगा है, यानी कि फोर्स जो है आपका सिर्फ एक्स डायरेक्शन में लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी के तो 2 कंपोनेंट हैं, तो फोर्स जो लग रहा है सिर्फ आपका एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, तो जो वेलोसिटी में चेंज आएगा वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही आएगा। जो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी है वो आपकी फोर्स के द्वारा चेंज नहीं होगी, क्योंकि फोर्स जो है जिस वेलोसिटी के जिस कंपोनेंट के अलोंग होगी उसी डायरेक्शन में आपका वेलोसिटी चेंज होगी। तो यहाँ पे जो फोर्स है वो आपकी एक्स डायरेक्शन में है और वेलोसिटी भी आपकी एक्स डायरेक्शन में है। तो कौन सी वेलोसिटी चेंज होगी, यहाँ पे 2 वेलोसिटी आपको गिवन है, एक तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी, एक आपकी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी। तो यहाँ पे सिर्फ आपकी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज होगी। ठीक है, और इसके जो परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी है वी वाई वाली, ये आपकी इंडिपेंडेंट होगी। या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि मान लो अगर हम ऐसे लिखें, ये आपका वी वाई है और ये आपका वी एक्स है, और अब जो फोर्स हमने लगाया है वो यहाँ पे है। तो वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट चेंज होगा, तो वेलोसिटी का वी वाई कंपोनेंट चेंज होगा, क्योंकि फोर्स आपने कौन सी डायरेक्शन में लगाया है, वाई डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स है और जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है वही कंपोनेंट वेलोसिटी का चेंज होता है जिस डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट होता है।
और ये वाला कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन वाला ये अब आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सिग्निफिकेंस है आपका न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का नंबर 5। द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल टू ए सिंगल पॉइंट पार्टिकल। तो ये जो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है इसको हम एज ए पॉइंट पार्टिकल की तरह जो है ट्रीट करते हैं। तो इसको हम ऐसे ये सोचते हैं कि मान लो ये कोई पॉइंट है, यहाँ पे इतना फोर्स लग रहा है या इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये आपका पूरी बॉडी को हम कंसिडर नहीं करते यहाँ पे। जैसे कि मान लो ये पूरी बॉडी है तो इसको हम कंसिडर नहीं करते, हम इसका क्या कंसिडर करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि इस बॉडी का क्या होगा। जैसे अगर हमारे पास इसको हम क्या मानते हैं, पॉइंट पार्टिकल मानते हैं कि जैसे कि मान लो ये कोई पॉइंट है, इस पे इतना फोर्स लग रहा है तो इस पे लगने वाला एक्सेलरेशन कितना होगा। तो इस तरीके से हम इसको पॉइंट की तरह ट्रीट करते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह, ठीक है। और जैसे कि मान लो अगर पूरी बॉडी है, उस पूरी बॉडी पे अगर हमें फोर्स को ट्रीट करना है तो इसको हम फिर क्या ट्रीट कर लेंगे, इस पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास को हम एज ए पॉइंट की तरह ट्रीट कर लेंगे कि ये जो फोर्स है ये आपका सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है और इसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, इस तरीके से, ठीक है। तो इसको मानते हैं कि कोई भी जो हम फोर्स लगाते हैं उसको हम सिंगल पार्टिकल की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी ये बताया गया है कि अगर आपके पास जो रिजिड बॉडी होती है आपकी, वो जनरली आपकी बहुत बिग होती हैं, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स आपके होते हैं, तो बहुत सारे पार्टिकल्स की वजह से फिर हम इसको किस पे ट्रीट करते हैं, उसके सेंटर ऑफ मास को हम एक पॉइंट पार्टिकल की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो फिर इसमें ये बताया गया है, नोट दैट इंटरनल फोर्सेज, जो सिस्टम के इंटरनल फोर्सेज हैं उसको हम एज्यूम नहीं करते, नॉट इंक्लूडेड इन एफ। हम इसमें सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स को ही, जो आपका एक्सटर्नल फोर्स है उसी को ही इंक्लूड करते हैं, और जो बॉडी के अंदर के जो इंटरनल फोर्सेज हैं उसको हम एफ में इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। ये कौन सा फोर्स है आपका, जो आप एक्सटर्नल लगा रहे हो वो वाला है, बॉडी के अंदर जो लग रहे हैं फोर्स, वो इंटरनल फोर्सेस, उसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करते। सेकंड लॉ जो होता है, ठीक है, ये आपका एक लोकल रिलेशन होता है, ठीक है। इसमें क्या बताया गया कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इन स्पेस एट ए सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम ए इज एक्सेलरेशन एट द सेम पॉइंट। इसका मतलब क्या है कि अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं एफ इज इक्वल टू एम ए, तो ये लोकल रिलेशन है। अगर हम किसी पॉइंट पे फोर्स को देख रहे हैं तो उसी टाइम उस पर कितना एक्सेलरेशन, उसी टाइम उसी पॉइंट पे कितना एक्सेलरेशन है, ठीक है। अगर जैसे इस पॉइंट पे देख रहे हैं तो इसी पॉइंट पे हमें देखना है कितना फोर्स लग रहा है, और इसी पॉइंट पे हमें देखना है कि कितना एक्सेलरेशन आपका प्रोड्यूस हो रहा है, सेम टाइम सेम पॉइंट हमें देखना है यहाँ पे। तो ये है लोकल का मतलब कि सेम पॉइंट हमें यहाँ पे देखना है, अलग अलग पॉइंट्स नहीं देखने हैं। अगर ऐसा नहीं है कि हमने इस वाले पॉइंट पे फोर्स लगाया है, यहाँ पे कोई पॉइंट है इस पे फोर्स लगाया है और हम इस वाले पार्टिकल का एक्सेलरेशन जो है नोट कर रहे हैं, तो जिस पार्टिकल पे हम फोर्स लगा रहे हैं उसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन जो हम यहाँ पे नोट करेंगे। तो ये आपका लोकल रिलेशन होता है। इसके बाद है आपका कंसेप्ट ऑफ इनर्शियल मास। तो कंसेप्ट ऑफ इनर्शियल मास ये आप सभी को पता ही है कि किसी हर बॉडी में कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है, इनर्शिया की प्रॉपर्टी पाई जाती है। हमें पता है कि इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया की प्रॉपर्टी आपकी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से बॉडी अपनी पोजीशन, स्टेट ऑफ रेस्ट की पोजीशन जो है या स्टेट ऑफ मोशन की पोजीशन को चेंज करना नहीं चाहती, वो अपनी पोजीशन को बनाए रखना चाहती है। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है, और अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है। इसी को ही हम इनर्शिया कहते हैं। और यहीं से हम इसमें इनर्शियल मास का जो है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है उससे हमें इनर्शियल मास का कंसेप्ट भी मिलता है। तो फॉर्मूला है आपके पास एफ इजिकल टू एम में, तो जो ए आएगा वो आपका एफ अपॉन एम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर बताया गया है कि अगर लार्जर द मास ऑफ द बॉडी स्मॉलर इज द एक्सेलरेशन, ठीक है, कि अगर मास ज़्यादा है तो जो एक्सेलरेशन होगा वो आपका कम होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एम है। तो अगर मास की वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी कि कोई भी बॉडी आपकी हैवी होगी, तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो आपका कम होगा, यानी कि हैवी बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो आपका कम है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो हैवी बॉडी का इनर्शिया होता है वो आपका ज़्यादा होता है। तो दिस इज़ द इनर्शिया। तो यहाँ पे हमने देखा द मास ऑफ द बॉडी इज़ द मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ द बॉडी इज़ द लीनियर मोशन। तो यहाँ से मास में क्या बता सकते हैं कि लीनियर मोशन में इनर्शिया कैसा होगा। तो अगर मास की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसका मतलब उसके इनर्शिया की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, और अगर मास की वैल्यू कम होगी तो इनर्शिया की वैल्यू भी कम होगी। तो ये हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो यहाँ से हम इनर्शियल मास को भी निकाल सकते हैं।
ठीक है, तो ये आपका इनर्शियल मास था। तो ये सारा हमने देखा इसमें। अभी ये सारा हमने देखा कि जो इसमें सिग्निफिकेंस जो हमारा है कंसीक्वेंसेस ऑफ, इसमें हमने देखा आपका कंसीक्वेंसेस यानी कि इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। कंसीक्वेंसेस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने देखा नो फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी यूनिफॉर्मली अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। पहले में हमने देखा कि अगर कोई बॉडी आपकी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो उसको एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो ज़ीरो होगा। सेकेंड में हमने देखा कि एक्सटर्नल फोर्स लगा के अगर हम मोशन को एक्सेलरेट करना चाहते हैं तो कौन सी 3 कंडीशन से हम उसको एक्सेलरेट कर सकते हैं। फिर थर्ड में हमने देखा कि कैसे हम फोर्स को मेज़र कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट में हमने बताया कि जो आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है वो आपका वेक्टर लॉ होता है। फिफ्थ पॉइंट में हमने बताया कि जो आपका सेकंड लॉ होता है वो आपका सिंगल पॉइंट पार्टिकल होता है। सिक्स पॉइंट में हमने बताया कि जो आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो आपका लोकल रिलेशन है, यानी कि उसी पॉइंट का एक्सेलरेशन और उसी पॉइंट पे लगने वाला फोर्स। और सेवन्थ पॉइंट में हमने बताया कंसेप्ट ऑफ इनर्शियल मास, कि अगर मास ज़्यादा है तो उसका एक्सेलरेशन जो होगा वो कम होगा, क्योंकि दोनों जो होते हैं वो आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद फिर कुछ ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, कुछ ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे। फोर्स इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पे जो फोर्स है वो आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे। ठीक है, तो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स हमें पता है कि फोर्स आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट इज़ डिफाइंड कम्प्लीटली व्हेन इट्स मैग्नीट्यूड भी हमें पता है और हमें उसका डायरेक्शन भी पता है, और हमें क्या चीज़ पता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी हमें पता है। ठीक है, तो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी ये कम्प्लीटली कब डिफाइन होता है, जब हमें उसका मैग्नीट्यूड भी पता होना चाहिए, उसकी डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए, और उस किस पॉइंट पे हमने उसको लगाया है, यानी कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, किस पॉइंट पे हमने फोर्स लगाया है वो पॉइंट भी हमें पता होना चाहिए। सेकंड पॉइंट दिया गया है द स्ट्रेट लाइन, सेकंड पॉइंट आपका द स्ट्रेट लाइन along which a force is directed is called line of action of force, यानी कि जैसे कि मान लो ये कोई आपकी लाइन है, ठीक है, ये कोई आपकी लाइन है और आपका जो फोर्स है इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया फोर्स को दिखाने के लिए, इसको हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो अगर फोर्स इस डायरेक्शन में है तो ये क्या कहलाएगी आपकी, ये भी आपकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहलाएगी। अगर मान लो फोर्स ऐसे लगा है तो ये भी आपकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहलाएगी। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन के अलोंग आपका फोर्स लगता है उस स्ट्रेट लाइन को हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। जैसे ये भी लाइन ऑफ एक्शन है, ये भी लाइन ऑफ एक्शन है, ये भी आपकी लाइन ऑफ एक्शन है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे बताया गया आपको, फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी एट द सेम पॉइंट आर कॉल्ड कंकरेंट फोर्सेस, यानी कि सेम पॉइंट पे लगने वाले जो फोर्सेस होते हैं उनको हम कौन से फोर्सेस कहते हैं, कंकरेंट फोर्सेस। जैसे कि एक मान लो ये कोई बॉडी है, ये कोई पॉइंट ए है, इस पे आपने 2 फोर्स लगा दिए, इसी पॉइंट पे एक फोर्स लगा दिया आपने 5 न्यूटन, और इसी पे आपने दूसरा फोर्स लगा दिया 7 न्यूटन, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, मान लो 60 डिग्री। तो एक पॉइंट ए पे ही आपने 2 फोर्स लगा दिए सेम पॉइंट पे, तो इस फोर्स को हम क्या कहेंगे, इस फोर्स को हम कहेंगे आपका कंकरेंट फोर्सेस। ठीक है, तो ये आपके कंकरेंट फोर्सेस कहलाएंगे। ठीक है, तो पॉइंट 3 में हमने देखा कि सेम पॉइंट पे लगने वाले जो फोर्स होते हैं उनको हम कंकरेंट फोर्सेस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 आपको दिया गया है, फोर्स एक्टिंग अलोंग पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस के अलोंग जो आपके फोर्स होते हैं उनको हम कौन से फोर्स कहते हैं, कोलिनियर फोर्स। ठीक है, पैरेलल लाइंस में, यानी कि एक फोर्स आपका ऐसे लग रहा है और इसी के पैरेलल आपका एक फोर्स आपका ऐसे लग रहा है, तो इसको हम कौन से फोर्सेस बोलेंगे, मान लो ये आपका इसमें भी फोर्स एफ लग रहा है, इसमें भी फोर्स एफ लग रहा है अलोंग द पैरेलल लाइंस। तो जो पैरेलल लाइंस में आपके फोर्स होते हैं इनको हम कौन से फोर्स कहते हैं, कोलिनियर फोर्सेस। ठीक है, अलोंग द, यानी कि ऐसे फोर्स जो आपके पैरेलल लाइंस में लगते हैं उसको हम कोलिनियर फोर्सेस कहते हैं। फिर पॉइंट नंबर 5 में आपको दिया गया है, ऐसे फोर्सेस जो कि आपके सेम प्लेन में होते हैं उसको हम कोप्लेनर कहते हैं। सेम प्लेन वाले जो फोर्स होते हैं उसको हम कोप्लेनर फोर्सेस कहते हैं। जैसे कि मान लो ये हमने कोई आपका प्लेन बना लिया, ये आपका एक्स है और ये यहाँ पे वाई है, तो मान लें मैंने एक फोर्स यहाँ पे बना लिया, मान लो 5 न्यूटन का, एक फोर्स बना दिया मैंने यहाँ पे 7 न्यूटन का, एक फोर्स बना दिया मैंने 9 न्यूटन का। तो ये जितने सारे फोर्स बनाए हैं मैंने, ये कौन से प्लेन में लाई कर रहे हैं आपके, ये एक्स वाई प्लेन में है।
तो एक्स वाई प्लेन में मैंने ये जितने भी फोर्स बनाए हैं इनका प्लेन सेम है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, कोप्लेनर फोर्सेस। ठीक है, तो सेम प्लेन में लगने वाले फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, कोप्लेनर फोर्सेस। इसके बाद कुछ फोर्स आपके ऐसे होते हैं जो कि पोजीशन पे भी डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो पोजीशन पे डिपेंड करने वाले फोर्सेस जो होते हैं, जैसे नंबर 6 जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बिटवीन द टू बॉडीज़, वो आपकी पोजीशन पे भी डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिटवीन टू बॉडीज़ आर पोजीशन डिपेंडेंट फोर्सेस, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आपका क्या होता है, F=G m1m2/r²। तो ये आपका पोजीशन डिपेंडेंट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसको हम कहते हैं, इस टाइप का जो फोर्स होते हैं उसको हम पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स कहते हैं। इसके बाद लास्ट है आपका पॉइंट नंबर 7 कि जो आपका विस्कस फोर्स होता है। ठीक है, विस्कस फोर्स F=6π∗RV एंड फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आपका कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर एक फोर्स लगाती है, और उस फोर्स की वैल्यू होती है आपकी F=QVB sin θ। तो ये आप जो है 12th क्लास में जाके पढ़ोगे कि चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाती है वो F=QVB sin θ होता है। तो ये किस पे इसमें क्या चीज़ आ रही है, V क्या है इसमें, वेलोसिटी। तो ये वाला फोर्स जो है वो किस पे डिपेंड करता है, आपका वेलोसिटी पे। तो इस तरीके के, तो ये जो विस्कस फोर्स है यहाँ पे भी वेलोसिटी आ रही है, और जो मैग्नेटिक फोर्स है इसमें भी आपका वेलोसिटी आ रही है। तो इस तरीके के जो फोर्सेस होते हैं उसको हम वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपका वो स्ट्रेट लाइन जिस पे आपका फोर्स लगता है उसको हम लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं। अगर एक ही पॉइंट पे, एक ही बॉडी पे और एक ही पॉइंट पे, ठीक है, किसी एक बॉडी पे और एक ही पॉइंट पे अगर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं तो उसको हम कंकरेंट फोर्सेस कहते हैं। पैरेलल लाइंस में जो फोर्सेस लगते हैं उसको हम कोलिनियर फोर्सेस कहते हैं। सेम प्लेन में जो लगने वाले फोर्सेस होते हैं उसको हम कोप्लेनर फोर्सेस कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्सेस को हम पोजीशन डिपेंडेंट फोर्सेस कहते हैं, और जो विस्कस फोर्स होता है और जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो आपके वेलोसिटी डिपेंडेंट होते हैं। तो इसमें हमने आज वाले वीडियो में हमने सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन किया। थैंक यू।